हर समाज, हर समुदाय को अपनी अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन्हीं समुदायों से निकलते हैं ऐसे लोग जो कठिन परिस्थितियों को अपने कार्यों की सीमाएं निश्चित करने का अवसर नहीं देते हैं। ये वे लोग होते हैं जो सेवा को अपना जीवन और मानवता को अपना धर्म बना लेते हैं, और यही लोग हैं जो बनते हैं हमारी पद। नमस्कार, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और आज के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ऐसे महान शख्सियतों से जिन्होंने अपने जीवन में अपने सेवा और समर्पण से जाने कितने ही लोगों की जिंदगी में उम्मीद की रोशनी बिखेरी दी। किसी ने शिशुओं को संभाला, किसी ने बेआश्रय को सहारा दिया, तो किसी ने समाज के उस वंचित वर्ग और तबके के लिए ऐसे कार्य कर डाले कि उनकी जिंदगी सरल और सुगम हो गई। इन लोगों ने ये साबित किया है कि सेवा ही जीवन है और जीवन ही सेवा है। ये हैं हमारे पद। कहते हैं सबसे उत्तम दान होता है अंगदान। हम यहाँ पहुंचे इस हॉस्पिटल के ऑर्गन डोनेशन सेंटर में ही, और यहाँ आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी महिला से जिनके पास है उनके अपने अंगदान की कहानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जरताज है। जरताज, क्या अनुभव है आपका ऑर्गन डोनेशन को लेकर? मेरे करीबी में एक महिला ने बहुत कम उम्र में अपने फादर के लिए किडनी डोनेट करी। ना सिर्फ किडनी डोनेट करी बल्कि उस टाइम पर उन्होंने उनकी जान बचाई। तब वो उनको हमें देखकर ऐसा लगा कि अरे इतनी कम उम्र में ये किडनी डोनेट करेंगी, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन नहीं, बाद में हमें ये सब समझ में आया कि जो हुआ उस चीज़ की वजह से लोगों को भ्रांतियाँ कई ज़्यादा है, लेकिन अब वो आज अपनी ज़िंदगी एक सामान्य रूप से जी रही हैं। अच्छा। और साथ साथ ही उनके फादर भी आज स्वस्थ हैं, उनकी चीज़ें भी हैं। आपको लगता है कि लोगों को ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए, ताकि लोगों की ज़िंदगी बच सके। बिल्कुल ठीक जरताज। और सूरत की मिट्टी से भी निकली है एक ऐसी ही कहानी, जहाँ एक व्यक्ति के पिता को गुर्दे की बीमारी हुई और जो कठिनाइयाँ उन्होंने सही, उसके बाद उन्होंने एक अंगदान मिशन ही बना लिया। यानी उन्होंने इतना व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जिससे न केवल अनगिनत लोगों की जिंदगी बचाई जा सकी बल्कि समाज की सोच भी बदली। नीलेश विनोद चंद्र मांडलेवाला को अपने प्रयासों के लिए मिला है पद्मश्री का सम्मान, और वे कहलाते हैं ऑर्गन मैन ऑफ इंडिया। कि सांसें निकलते ही यह शरीर नश्वर बन जाएगा। अंगदान कर ले रे मानव, तू ईश्वर बन जाएगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। कभी कभी एक व्यक्तिगत अनुभव ही जीवन की दिशा बदल देता है, और वही अनुभव आगे चलकर हजारों जिंदगियों के लिए उम्मीद बन जाता है। गुजरात के सूरत शहर के नीलेश विनोद चंद्र मांडलेवाला की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिन्हें आज ऑर्गन मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। 2004 में उनके पिता गुर्दे की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और उन्हें सप्ताह में 2 बार नियमित डायलिसिस कराना पड़ता था। अस्पताल के चक्कर, लंबा इंतजार और अनिश्चितता से भरी हर दिन की स्थिति, इस अनुभव ने उन्हें अंगदान से जुड़ी चुनौतियों को करीब से समझने का अवसर दिया, और यही समझ आगे चलकर एक संकल्प में बदल गई। नीलेश विनोद चंद्र मांडलेवाला ने 2006 में सूरत से किडनी डोनेशन सेवा की शुरुआत की और डोनेट लाइफ संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अंगदाताओं और जरूरतमंद मरीजों के बीच एक प्रभावी सेतु स्थापित करना था। हार्ट 4 घंटे में ट्रांसप्लांट करना होता है, फेफड़े के लिए 6 घंटे का समय रहता है, हैंड्स के लिए भी 6 घंटे का समय है,
लीवर 12 घंटे और किडनी 24 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट करनी होती है। वर्ष 2006 में उन्होंने गुजरात का पहला इंटरसिटी किडनी ट्रांसप्लांट संभव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये ऑर्गन्स कोई फैक्ट्री में बनते नहीं है, उसीलिए उसे जलाए या दफनाए के बजाय हम उनके ऑर्गन्स के डोनेशंस करवाएंगे। धीरे धीरे यह पहल एक व्यापक जन जागरूकता अभियान में परिवर्तित हुई, जिसने अंगदान के प्रति समाज में जागरूकता और स्वीकार्यता दोनों को बढ़ाया। 2018 20 नवंबर को सूरत में जानी पटेल करके लड़की ब्रेंडेड हुई और डोनेट लैब संस्था के माध्यम से मुझे हार्ट डोनेट हुआ और हार्ट चेंज करने के बाद आज मैं बढ़िया तरीके से क्वालिटी लाइफ जी रहा हूँ। उनके अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप अब तक अंगदान से 1250 से अधिक लोगों को नया जीवन मिला है। हमारी संस्था डोनेट लाइफ ने एक मिशन बनाया है कि जब भी हमारा देश 2047 में शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, तभी हमारे देश में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अंग न मिलने की वजह से नहीं होगी। यह कार्य केवल चिकित्सा सेवा तक सीमित नहीं, बल्कि समाज में एक सकारात्मक सोच विकसित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति को ऑर्गन डोनेशन से जिनमें ट्रांसप्लांट होता है उनको नया जीवन मिलता है और उनके चेहरे पे और उनके परिवार के चेहरे पे जो खुशहाली आती है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। नीलेश विनोद चंद्र मांडलेवाला के उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। समाज सेवा के क्षेत्र में अपने अतुलनीय योगदान के लिए समाज सेवी नीलेश विनोद चंद्र मांडलेवाला को पद्मश्री के सम्मान के लिए हार्दिक बधाई। कितने ही नवजात शिशु हमारे देश के ऐसे हैं जिनकी जिंदगी बचानी संभव होती है, लेकिन प्रयास नहीं होते हैं तो वे अपनी जिंदगी खो देते हैं। कर्नाटक के धारवाड़ में जन्मे और मुंबई को अपनी कर्मभूमि बनाने वाली डॉक्टर आर्मिडा फर्नांडिस ने इन नन्हे शिशुओं के जीवन बचाने के लिए एक ऐसा मजबूत मॉडल तैयार करने के साथ साथ इतने स्वास्थ्य कर्मियों को इसमें प्रशिक्षित भी किया ताकि हम अपने देश के इन नवजात शिशुओं की जान बचा सके। यही नहीं रुकी वे, बल्कि उन्होंने बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों और बुजुर्गों को भी सहारा दिया और उनकी इसी कर्म गाथा को देश कर रहा है सलाम पद्म पुरस्कार के माध्यम से। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, जहां हर दिन हजारों नई जिंदगियां जन्म लेती हैं, वहीं कई नन्ही जिंदगियां जीवन की शुरुआत में ही संघर्ष करती नजर आती हैं। कभी समय से पहले जन्म, कभी कम वजन और कई बार जन्म के बाद मां का दूध ना मिल पाने के कारण। इन नाजुक पलों में एक छोटी सी कमी भी जीवन के लिए बड़ा जोखिम बन जाती है। इन्हीं हालातों के बीच मुंबई के एक अस्पताल में एक डॉक्टर ने इस दर्द को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि उसे गहराई से महसूस किया और समाधान खोजने का संकल्प लिया। ये कहानी है डॉक्टर आर्मिडा फर्नांडिस की। कर्नाटक के धारवाड़ में जन्मी डॉक्टर फर्नांडिस ने मुंबई के KEM अस्पताल से विशेषज्ञता प्राप्त की और साइन अस्पताल में नियोनेटोलॉजी विभाग का नेतृत्व करते हुए उन्होंने उन नन्ही जिंदगियों के साथ काम किया जो जन्म लेते ही जीवन के लिए जूझ रही थी। अस्पताल के इन्हीं अनुभवों ने एक नई सोच को जन्म दिया और 1989 में उन्होंने मुंबई के साइन अस्पताल में भारत और एशिया का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक स्थापित किया। आज हर वर्ष हजारों शिशु इस ह्यूमन मिल्क बैंक से लाभान्वित होते हैं और जीवन की एक सुरक्षित मजबूत शुरुआत पा रहे हैं। मैं ढूंढती थी कारण क्यों बच्चे लोग क्यों गुजर जाते हैं न्यूबॉर्न बच्चे। तो मैंने देखा एक कारण था कि बच्चे लोग को हम दूध पिलाते थे
डब्बे के दूध, और वो बॉटली से पिलाते थे। और बच्चे लोगों को डायरिया होता था, डायरिया से सेप्सिस, और गुजर जाते थे। तो मैंने सोचा नहीं, ये गलत है, ऊपर का दूध बंद कर देगा है, टॉप मिल्क, बॉटल्स हम फेंक देंगे, सिर्फ माँ का दूध दे देंगे। ऑक्सफोर्ड में मैंने देखा कि एक मिल्क बैंक, तो मैंने सोचा वाह रे वाह, यहाँ हमको मिला है एक आंसर कि मैं वापस जाकर साइन हॉस्पिटल में मिल्क बैंक चालू करूँगी। डॉक्टर आर्मिडा फर्नांडिस का ये प्रयास केवल एक पहल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने नवजात शिशु देखभाल को एक सुदृढ़ प्रणाली में बदलने का भी काम किया। उन्होंने 2000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित कर इस सेवा को व्यापक स्तर तक पहुंचाया। समय के साथ ये पहल एक मजबूत व्यवस्था में बदल गई, जिसने नवजात शिशुओं की देखभाल को नई दिशा दी। 1999 में उन्होंने स्नेहा यानी सोसाइटी फॉर न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड हेल्थ एक्शन की सह स्थापना की, जो मुंबई की झुग्गी बस्तियों में मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण और देखभाल के लिए समर्पित है, जो उनकी जिंदगी में नई रोशनी भर रही है। उन्होंने मन से, दिल से जो काम किया है इतने साल के लिए, ग्रास रूट लेवल से लेके मेकिंग इम्पैक्ट अक्रॉस द सिटी ऑफ मुंबई, उन्होंने हेल्थ के ऊपर जो काम किया है, हम सबको लगता है कि बहुत ही वो डिजर्विंग है। जो काम मैं करती हूँ सच अकेली नहीं करती हूँ, सब लोग साथ में। तो ये मेरा पद्मश्री नहीं, ये सब लोगों का पद्मश्री है। डॉक्टर आर्मिडा फर्नांडिस ने अपनी बेटी को खोने के बाद एक और पहल करते हुए रोमिला पैलिएटिव केयर केंद्र की स्थापना की, जहां गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों और बुजुर्गों को सहारा मिलता है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि संवेदनशीलता और समर्पण किसी भी पेशे को सेवा में बदल सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में अपने अतुलनीय योगदान के लिए डॉक्टर आर्मिडा फर्नांडिस को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, पानी में डालो तो मर जाएगी। वाह केशव, तुम तो बहुत अच्छा पढ़ते हो। ये है केशव, दूसरी कक्षा का छात्र है ये, और पढ़ाई में कितना तेज। और ऐसे देखें तो हर बच्चे को ही पढ़ने का अधिकार तो होना ही चाहिए ना। बहुत से ऐसे महान लोग हैं जिन्हें हम जननायक कहते हैं, जो इसी तरह केशव जैसे ही बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा लेकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनकी सोच होती है कि समाज के हर बच्चे को पढ़ना जरूर चाहिए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की एक ऐसी महिला की, जिन्होंने न केवल बच्चों की शिक्षा को लेकर काम किया, बल्कि जब स्वास्थ्य की ओर देखा तो फिर दूर दराज के लोगों तक बुनियादी स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाने में जुट गई। फिर उनकी नजर पड़ी महिलाओं पर, तो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें कौशल प्रशिक्षण भी देना शुरू कर दिया। यूं ही नहीं वे कहलाती कर्नाटक की मदर टेरेसा। ये हैं एस.जी. सुशीलम्मा, जिन्हें देश कर रहा है पद्म पुरस्कार के माध्यम से सलाम। कर्नाटक की धरती, जहां सेवा और संवेदना की परंपरा गहराई से जुड़ी है, वहीं से उभरती है एक ऐसी कहानी जो दशकों की तपस्या, समर्पण और निस्वार्थ कर्म की मिसाल बन चुकी है। ये कहानी है एस.जी. सुशीलम्मा की। जिन्हें लोग स्नेह और सम्मान से कर्नाटक की मदर टेरेसा के रूप में जानते हैं। पिछले 5 दशकों से अधिक समय से उन्होंने अपना जीवन समाज के उन वर्गों के लिए समर्पित कर दिया जो अक्सर मुख्य धारा से दूर रह जाते हैं। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत बेहद चुनौतीपूर्ण थी। 1975 में उनके पास सिर्फ 15 रुपए, एक दोस्त और 3 छोटे छोटे बच्चे थे। इन्हीं सीमित संसाधनों के साथ एक छोटे से कमरे से उनका ये प्रयास शुरू हुआ, जो आज बेंगलुरु में एक विस्तृत आश्रम के रूप में विकसित हो चुका है, जो अनाथ बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए आश्रय ही नहीं, बल्कि उम्मीद का एक सशक्त केंद्र बन गया है। ಕೆಲವರು ದಾನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು,
ಕೆಲವು CSR फंड ने अरेंज। हमारा विजन सिर्फ इतना है कि हमारा भारत एक गरीबी मुक्त भारत बने, यही हमारा संकल्प है। इसके लिए हम ट्राइबल लोगों को उदाहरण के रूप में लेकर काम कर रहे हैं ताकि उनका समग्र विकास हो। हम चाहते हैं कि और भी घर बने और लोगों का जीवन बेहतर हो। ನಮ್ಮೊಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಗೆ ಒಂದು 30,000 ರೂಪಾಯಿ। ನಮ್ಮದು ವಿಷನ್ ಇಷ್ಟನೇ। CSR फंड से इसे और विकसित किया गया। वहाँ उगाई गई रागी को पूरे भारत में A1 बीज के रूप में चुना गया, जिसे नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन ने मान्यता दी। हमारा उद्देश्य था कि हर परिवार को महीने में 30,000 रुपए की आय हो। इसके तहत महिलाओं ने बीज उत्पादन शुरू किया और उन्हें लगभग 30,000 रुपए मासिक आय मिलने लगी। ಬೇಡ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ। सुशीलम्मा का ये सफर केवल सेवा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सशक्तिकरण की व्यापक यात्रा बन गया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने नर्सरी से लेकर उच्च प्राथमिक स्तर तक विद्यालयों का संचालन किया ताकि हर बच्चे को सीखने का अवसर मिल सके। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 18 स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से उन्होंने दूर दराज के लोगों तक बुनियादी चिकित्सा सेवाएं पहुंचाई। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की पहल की। उनके प्रयासों ने न केवल जीवन बदले, बल्कि आत्मविश्वास और सम्मान की भावना भी जागृत की। ऐसे समय में मां को पद्मश्री प्रशस्ति मिलना बहुत ही गर्व और गरिमा की बात है। उन्होंने समाज के लिए बहुत सेवा की है। गरीब बच्चों को शिक्षा दे रही हैं, अनपढ़ बच्चों की भी लगातार सहायता करती आई हैं। इसके साथ ही वे बच्चों को जनपद गीत सिखाती हैं और हम भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं। वे हमेशा से अच्छे अच्छे कार्य करती आई हैं। ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸಿದೆ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ। समाज सेवा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी अपने मिशन का अभिन्न हिस्सा बनाते हुए उन्होंने वृक्षारोपण से प्रकृति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साकार रूप देते हुए 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया। उनके इस बहुआयामी योगदान को कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार और डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और अब भारत सरकार ने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उनके इस असाधारण और दीर्घकालिक योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। ये कहानी उस अटूट विश्वास की है जो ये साबित करता है कि सेवा, संवेदना और संकल्प से समाज को बदला जा सकता है। समाज सेवा के क्षेत्र में अपने अतुलनीय और दीर्घकालिक योगदान के लिए समाज सेवी SG सुशीलम्मा को पद्मश्री सम्मान के लिए हार्दिक बधाई। प्रकृति के बीच आकर एक गहरी सांस लीजिए, सारी थकान दूर हो जाती है ना? और इस प्रकृति में तो हमारी सेहत के कितने ही राज छिपे हैं। वैसे आप जानते हैं कि जो तिब्बती परंपराएं हैं और हिमालय ज्ञान, इनका संगम है एक प्राचीन चिकित्सीय पद्धति जिसका नाम है सोवा रिगपा, यानी हीलिंग थ्रू नॉलेज। और इनका भी यही मूल मंत्र है कि आपका शरीर, आपका मन और प्रकृति, इसके बीच का संतुलन ही है सही सेहत। और डॉक्टर पद्मा गुरमीत ने एक बहुत इम्पोर्टेंट काम किया। उन्होंने इस हजारों साल पुरानी चिकित्सीय पद्धति से जुड़े 1000 से ज्यादा ग्रंथों को डिजिटलाइज तो किया ही, और कितने ही स्वास्थ्य कर्मियों को इसमें प्रशिक्षित भी किया। क्यों? ताकि हमारे ये प्राचीन चिकित्सीय परंपराएं लुप्त ना हो जाए और भावी पीढ़ियों की सेहत का निर्माण कर सके। और उनके इन ऐतिहासिक प्रयासों के लिए ही डॉक्टर पद्मा गुरमीत ने हासिल किया पद्मश्री का सम्मान। हिमालय की ऊंचाइयों में लेह लद्दाख की कठोर और बर्फीली धरती पर जहां जीवन की चुनौतियां हर कदम पर हैं, वहीं एक चिकित्सक ने सदियों पुरानी चिकित्सा पद्धति को न सिर्फ बचाया बल्कि उसे एक नई पहचान दी। यह कहानी है डॉक्टर पद्मा गुरमीत की, जो प्राचीन हिमालयी चिकित्सा पद्धति सोवा रिगपा के प्रख्यात चिकित्सक और विद्वान हैं। डॉक्टर गुरमीत ने स्थानीय समुदाय के लिए स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा के संरक्षण के लिए अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित किया।
उन्होंने इसे केवल अभ्यास तक सीमित नहीं रखा, बल्कि संस्थागत रूप से विकसित करने का मार्ग अपनाया। लेह में उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा की स्थापना की, जो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला स्वायत्त संगठन है। उनकी अथक मेहनत और दूरदर्शिता ने प्राचीन हिमालयी चिकित्सा पद्धति सोवा रिगपा को भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य ढांचे में औपचारिक मान्यता दिलाई है। सोवा रिगपा एक्चुअली भारत की जो बौद्ध चिकित्सा पद्धति है, भारत की जो बौद्ध परंपरा, बौद्ध रिलीजन से जुड़ा हुआ एक ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। इसका विशेषता ये है कि इसका फिलोसफिकल बेस जो है बुद्धिज्म है, और जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है अपने इंडियन फिलोसफी, पांच महाभूत, त्रिदोष, सप्तधातु जैसे फंडामेंटल्स पर यह आधारित है। और इन प्रैक्टिस हम लोग हिमालयन प्लांट्स को ज़्यादा अधिक से अधिक यूज करते हैं इस सिस्टम में। डॉक्टर गुरमीत ने प्राचीन हिमालयी चिकित्सा पद्धति सोवा रिगपा के शास्त्रीय ज्ञान और चिकित्सीय सूत्रों को दस्तावेजीकृत किया। 1000 से अधिक पारंपरिक सूत्र और ग्रंथों का संकलन किया। साथ ही इस विरासत को संरक्षित करने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आधुनिक और संरचित शैक्षणिक कार्यक्रमों की शुरुआत भी की। उन्होंने लेह लद्दाख में ट्रांस हिमालयन हर्बल गार्डन की स्थापना की। यहाँ उच्च पर्वतीय औषधीय जड़ी बूटियों का संरक्षण और अध्ययन किया जाता है, ताकि प्राकृतिक और पारंपरिक चिकित्सा का ज्ञान सुरक्षित रहे। इतना ही नहीं, डॉक्टर गुरमीत ने दूर दराज के हिमालयी क्षेत्रों में 200 से अधिक चिकित्सकों को भी प्रशिक्षित किया, ताकि यह प्राचीन हिमालयी चिकित्सा पद्धति स्थानीय समुदायों के लिए हमेशा उपलब्ध रहे। एक ग्राउंड पे काम करने वाले मेरे जैसे को आइडेंटिफाई करके पद्मा पुरस्कार जैसे इतना बड़ा सम्मान देना पूरे समाज के लिए और पूरे सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी इनकरेजमेंट है। जितना भी उन्होंने यहाँ पे सोवा रिगपा सिस्टम को अपलिफ्ट करने में काम किया है, तो उनके बराबर लद्दाख में किसी ने अभी तक काम नहीं किया। तो ही इज द डिजर्विंग पर्सन फॉर दिस पद्मश्री अवार्ड। डॉक्टर पद्मा गुरमीत का जीवन यह सिखाता है कि संवेदनशीलता, समर्पण और परंपरा का सम्मान किसी भी ज्ञान या चिकित्सा प्रणाली को आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रख सकता है। उनके अनमोल योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में अपने अतुलनीय योगदान के लिए डॉक्टर पद्मा गुरमीत को पद्मश्री मिलने पर हार्दिक बधाई। हमारे इन सभी पद्म का जीवन यही संदेश देता है कि दूसरों के लिए जिया गया हर पल ही असली जिंदगी है, और यही तो असल मायने में हमारे जीवन को अर्थ भी देता है। हमारे इन साधारण जन नायकों के असाधारण कार्यों के जश्न का सिलसिला आगे भी यूं ही जारी रहेगा। लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे साथ। #हमारे पद्म को सोशल मीडिया पर जरूर फॉलो करें। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक हमारे पद्म की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।